हाँ भाई बच्चों, मेरे पास एक चीज आने वाली है, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो ये ऐसा है, इसका वाक्य ऐसा है कि अंडर द एक्शन ऑफ भैया स्क्रीन शेयर। कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर नहीं किए। अच्छा, तुमको दिख रहा है पूरा ये भी ऑप्शन भी दिखते तुम? अच्छा। अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बच्चों, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या रहते हैं तुम्हारे लेवल पे? ठीक है, सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो रहते हैं जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ हीट, कॉमा साउंड, कॉमा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी कोई भी एनर्जी अगर है, ऐसा कोई भी फोर्स अगर है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, फ्रिक्शन फोर्स। रास्ता है, रास्ते के ऊपर किसी का तो भी जूता रखे वाला है, जूता, और तुम उसको एक रस्सी से बांध के लेके जा रहे हो। तो वो जब जितनी एनर्जी तुम लगा रहे हो उसको खींचने में, जितना फोर्स तुम लगा रहे हो, तुमको लगाना पड़ रहा है 50 न्यूटन का फोर्स। अगर रास्ता चिकना होता तो एकदम, पर क्योंकि वो रास्ता रास्ता है, रियल वाला रास्ता है, एकदम आइस पे तो है नहीं, रियल वाला रास्ता है, तो रियल वाले रास्ते में तुमको 5 न्यूटन एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 5 न्यूटन से फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो रोकने की भी कोशिश कोई ठीक है, वो भी कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन तुम अगर तुम्हारे तरफ से हर एक सेकंड में मान लो अपनी खुद के एनर्जी का 20 जूल इतनी एनर्जी खर्च करते हो इसको खींचने में, ये मान लो रेट है जितना तुम खर्च कर रहे हो, हर 1 सेकेंड में योर बॉडी स्पेंडिंग 20 जूल ऑफ योर एनर्जी टू पुल दिस जूता। लेकिन ये जूता जो है आगे आता है इतनी किसी तो भी रफ्तार से, इतनी किसी तो भी वेलोसिटी से, जो कि 20 के प्रोपोर्शनल नहीं है। 20 के हिसाब से अगर इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड मान लो, फाइ सम कैलकुलेशन आनी चाहिए थी कुछ कैलकुलेशन के द्वारा, लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो 8.8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, थोड़ी छोटी रहेगी, कुछ रहेगी। तो फिर लॉस किधर हो रही है एनर्जी? तुम तो इसको खींचने में मस्त अपनी एनर्जी लगा रहे हो। कौन सी वाली एनर्जी लगा रहे हो? मस्कुलर एनर्जी लगा रहे हो। मस्कुलर एनर्जी खर्च कर रहे हो, थोड़ी देर में तुम भी थक जाओगे इसको लेते 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 लेते। अब जूता तो इजी इजी केस है। मान लो एक आधा मरा हुआ कुत्ता है, उसको तुम दूरी से बांध के लेके जा रहे हो, लेके जा रहे हो, लेके जा रहे हो, तुमने नहीं मारा उसको, वो मरा हुआ था। मेरे दिमाग में ऐसा विचित्र एकदम एग्जांपल आया। पहले मुल्ला बोलने वाला था मैं, लेकिन अब मैं मुल्ला बोल नहीं सकता, यूट्यूब पे स्ट्राइक आ जाती। फिर भी मैंने तीसरी बार में मुल्ला बोल रहा हूँ। तो मान लो कि कुत्ता था कोई मरे वाला, तुम उसको दूरी से बांध के लेके जा रहे हो, और मस्कुलर एनर्जी तुम लगा रहे हो, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मैं खींच रहा हूँ, मस्कुलर एनर्जी लगा रहा हूँ, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। कुत्ते की लाश जो है, किस तो मर गया वो बेचारा, मालूम नहीं किसने मारा उसको, तो वो उसकी बॉडी आगे आगे मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहनी चाहिए जितनी तुम मस्कुलर एनर्जी लगा रहे हो, लेकिन उतनी तो रह ही नहीं, कम है। क्यों? क्योंकि जब उस मूल्य की कुत्ते की लाश जब फरफट रही है, तो आवाज भी तो आ रहा है, साउंड एनर्जी भी तो बाहर निकल रही है, और जमीन के साथ फ्रिक्शन हो होकर हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी। ठीक है, घस 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 घस, जैसे कोई एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद बर्न होता है वैसे। ठीक है, धुरंधर में तुमने देखा होगा, डोरीज बांध के उसको फरफटते लेके जाते, तो देखा नहीं? ट्रेलर में देखा होगा, डोरीज बांध के फरफटते लेके जाके बाइक बाइक से भगाते लाश को एक जन को, ऐसा कुछ। देखो जी, तो ऐसा कुछ है। हमारी एनर्जी ज्यादातर साउंड और हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, हम जितना लगा रहे उतना नहीं मिलता हमको। तो ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में भैया, ऐसा जिंदगी में कोई रहता भी क्या फोर्स? हाँ रहते ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, मैग्नेटिक फोर्स भी, और दोनों मिला के इलेक्ट्रोडायनामिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी। फिर इसके बाद में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो वाला भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके बाद में कौन सा? एटॉमिक फोर्सेस नहीं, वो अलग विषय विचित्र चीज रहती। तो चलो फिलहाल के लिए तो मैं जितना बोल पा रहा हूँ, ये दो जने तो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस रहते हैं। और देखो, मैक्सिमम जगह पे दुनिया में फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है,
लेकिन बाकी जो भी कोई फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे रियल जिंदगी में, वो बहुत सारे फोर्सेस उनमें कंजर्वेटिव रहते हैं। तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन कितना रहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भैया इसका कोई क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन से ही समझ आएगा हमको क्या है ये। तो ऐसा है, एक बार की बात है, एक बच्चे को उसके मम्मी पापा मेरे पास ट्यूशन लगाने के लिए लेके आए। बोला कि देखो ये 50 किलो का हमारा बच्चा तेज भागता है नहीं, निश्चित 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता, बाकी बच्चे सब इससे आगे भाग जाते। आप कुछ तो भी करो ताकि हमारा बच्चा स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी पढ़ाई में 20 मीटर पर सेकंड से भागना चालू कर दे। मैंने बोला मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना, आपका बच्चा अगर खुद भागना नहीं चाह रहा तो बोले नहीं नहीं, आप ऐसे समझो वो भागेगा, आपको भगाना है। आप उसको डराओ धमकाओ मारो कुछ भी करो पर उसको सुधारो, मतलब आप उस पर कोई भी वर्क करो, है ना। उन्होंने बोला आपकी फीस कितनी होगी, देखिए मैंने बोला देखिए इस केस में है ना, मैं थोड़ा 10 दिन पहले बच्चे को पढ़ाऊंगा, मैं असेसमेंट करूंगा कि मुझे कितना काम करना पड़ेगा ताकि आपका बच्चा जिसको आप ऐसी अवस्था में मेरे पास लाकर छोड़ रहे हो और आप चाहते हो मैं आपके बच्चे को ऐसा बना दूं, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा ये मैं 10 दिन में थोड़ा एसेस करूंगा, उसके हिसाब से मैं आपको फीस बोल दूं। ठीक है, तो बच्चों बताओ मेरा वर्क डन कितना हुआ, बताओ मुझे कितना काम करना पड़ेगा इस बच्चे को ऐसा बनाने के लिए। तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला है, अभी कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं है, फॉर्मूला पढ़ लो एक बार बॉक्स में। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये दिया है मैंने, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्लीज बता दो कितना है, कितना वर्क करना पड़ेगा। सॉल्व करके चाहिए मेरे को एकदम प्रॉपर। हाँ बेटा, वर्क डन चाहिए, न्यूटन में कैसे आंसर आ सकता है भाई। 9900 जूल। देखो मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मतलब मुझे एटी फाइनल वन काइनेटिक हंड्रेड जूल एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली में से माइनस करना है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली, तभी तो मेरे पास चेंज आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी कितने से बदल रही। पहले कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, बाद में कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। समझ रहा क्या तुमको, क्या बच्चों। तो हाफ इंटू 50 इंटू 400 हो गई पहले, बाद में। अब पहले कितनी थी, हाफ इंटू 50 इंटू 4। थोड़ा कुछ गणित गुणित लगाते भैया, 50 इंटू 400, 5 4 तो आता बच्चों 20, 20 के पीछे 3 जीरो लग गए तो 20,000 का हाफ, 10,000 माइनस 54 जा 400, सॉरी 200, 200 का हाफ 100, आंसर आ गया 9,900 जूल। दिस मच वर्क मेरे को करना पड़ेगा। किसने बोला तेरे बाबा आंसर, सार्थक था क्या, प्रद्युम्न था क्या। हाँ भाई। ओके, 9,900 समझ आया क्या बच्चों तुमको, लिखने का है क्या ये, शुरू से लिखने का है क्या कुछ। मेरे पास एक बच्चे का डाउट था वो क्लियर किया, बहुत क्वेश्चन रहेंगे बेटा इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। चल तुम्हारे लिए मैं भैया एक दो क्वेश्चन खोलू होता। बोलो ओम बाबा। वो क्वेश्चन और एक बार समझो ना, समझे नहीं। हाँ जी बताता, ठीक है एक बार आप लिख लो बस बताता वापस। तब कैमरा ऑन करके बैठना। उन्नति तुम्हारा कल साइंस का पेपर है ना, जो भी डाउट होंगे वो हाँ पूछ लेना भैया। पक्का। हाँ भैया। हो गया क्या बच्चों ये लिख के, 1 मिनट और जल्दी।
हो गया बच्चों? ठीक है, अगला पेज। ये तो ठीक है, बस मैंने बताया है कि हम जितनी मस्कुलर एनर्जी हम लगाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरी की पूरी काइनेटिक में ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन सम फॉर्म माइनस हो जाता है हीट के रूप में और सम फॉर्म माइनस हो जाता है साउंड के रूप में। तो कंप्लीट कन्वर्जन मस्कुलर एनर्जी का काइनेटिक में नहीं हो पाता, हीट और साउंड में लॉस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार वापस बताता हूँ, एक अलग पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। ओम दादा, हमको ना पूछा वर्क डन बताओ, वर्क कैलकुलेट करके बताओ। और अभी के लिए ऐसे समझो, देखो ओम दादा, वर्क रहता क्या है? वर्क रहता है, अगर आप मैं फॉर्मूले के केस में पूछो तो फिलहाल नाइन्थ स्टैंडर्ड के लेवल पे आपको इतना ही फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे एक रहता है। लेकिन ओम दादा, इधर तो अपने को ये बताया इसने कि फोर्स कितना है। अपने खाली बोला 50 किलो का गोला था, 50 किलो का। और कुछ टाइम बाद, इधर तो टाइम भी नहीं बताया ओम दादा। ओम दादा, टाइम मेंशन नहीं करके रखे वाला है। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्विंग के हिसाब से बताऊँ तो टाइम का कोई मेंशन ही नहीं है कि 10 सेकंड बाद में इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गई, बताया ही नहीं कितने सेकंड बाद में, टाइम का कोई मेंशन नहीं है। और पूछ रहे वर्क निकाल के बताओ। ऐसे टाइम पे ओम दादा, जब टाइम का मेंशन नहीं है और वर्क भी ढूंढने का है, तो हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमको बोलता है ओम दादा कि वर्क अगर निकालना है ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भूल जाओ, उसके बजाय काइनेटिक एनर्जी में कितना बदलाव हुआ वो निकालो। अब तुमको याद हो, इतना तो याद होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर रहती है, हाफ इंटू मास इंटू वी, वेलोसिटी का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर। तो हाफ को हाफ लिखा, मास की जगह 50 लिखा, वेलोसिटी कितनी रे बाबा, 2 का स्क्वायर, टू टू जा 4 होने वाला है। और इधर हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20, जो भी 400। अब देखो, एक दो कटा और 52 जा 100, 100 क्या, 100 जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी है। सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, कोई भी चीज समझने आए पूछना। और इधर 2 1 जा 2 10 जा, 50 10 जा 500, और 500 इंटू 20, थोड़ा सा तो सॉल्व करो, 10,000 जूल। 10,000 जूल भाई, काइनेटिक एनर्जी किधर की किधर गई? पहले 100 थी, थोड़े टाइम बाद डायरेक्ट 10,000 हो गई। किसके वजह से हुई? कोई तो भी आया था बीच में, क्या करा उसने? ये गाड़ी को, चलती गाड़ी को, इस बच्चे को लाता मार मार के भगाया। भाग साले, तेरे मार किसके नहीं आते, सुधरते तेरे को लात मार मार के। बच्चा बोलता था स्कूल को नहीं जाता, ट्यूशन पे आके पढ़ाई करता, इतना मारा वो बच्चे को, इतना मारा, सुधर ही गया वो बच्चा। ठीक है। क्योंकि उसके मम्मी पापा की चाहत क्या थी, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, लेकिन हमारे बच्चे को सुधार के दो। समझ रख तुमको? अब कितना सुधारा, कितना वर्क करना पड़ा वो बच्चे पे, कितनी मेहनत लेनी पड़ी वो बच्चे पे। वो है उसका काइनेटिक एनर्जी में होने वाला बदलाव। कैसा बदलाव? पहला वो बच्चा जब आया था ट्यूशन में तो उसके कितने मार्क आते थे? सिर्फ 100 मार्क में से 100 मार्क आते थे। उसको इतना मारा, इतना सुधारा, अब 100 मार्क में पेपर में उसके कितने मार्क आते? 10,000 मार्क आते। कितने मार्क की बढ़ोतरी हो गई? 9,900 मार्क की बढ़ोतरी हो गई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 9,900 जूल हो गया बेटा। काइनेटिक एनर्जी में ये जो चेंज हुआ ना, इतना ही उसके टीचर ने उस बच्चे पे वर्क किया है, वर्क इतना काम करना पड़ा है उनको, उस टीचर पे, उस टीचर को उस बच्चे पे, उस बच्चे को यहाँ से लेके यहाँ ले जाने के लिए इतना करना पड़ा है। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या तेरे को? हाँ, अगर बच्चा भागना ही नहीं चाहे तो, अगर बच्चा बोले मेरा पेट दुख रहा था इसलिए होमवर्क नहीं हुआ, काका मेलते येते तर गेलतो, मग जिवंत झाले मी गेल्यावर, माझं जाणं जरुरी होतं, ऐसे बच्चा अगर कुछ भी डायलॉग पुढे दे रहा, तो फिर अपन उसको सुधार सकते क्या? नहीं। फिर अपन ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते क्या उधर? नहीं। अगर बच्चे डायलॉग पे डायलॉग दे रहा, ऐसा होता वैसा होता, खायला गेलो मग तिकडं संध्याकाळ झाली, तुम्ही समजून घ्या, एडिट बनवत होतो, काही भी झालं, तो फिर कुछ हो सकता क्या? नहीं। अपने को ये वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ तब और तभी लगाते आता है जब कंजर्वेटिव फोर्सेस, जब बच्चा खुद चाहता है कि कोई तो आओ मुझे सुधारो, बिना उसके अपन नहीं सुधार सकते, बच्चे की चाहत नहीं। चल लिख लो बेटा। ओम समझा क्या अभी? ओके। हाँ भैया। बोलो वो अगला डाउट किसका है? वर्क एनर्जी थ्योरम पे एक दो क्वेश्चन लेता बच्चों में, वर्क एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ले लेता, मोमेंटम कंजर्वेशन पे एक लेता, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का कैलकुलेशन ले लेता, एक दो एग्जांपल लेता उसके। भैया एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कराना। हाँ जी, करा लो, एक ही मिनट। मैं समझा के देता, लिखना तुम स्कूल के लैंग्वेज में, जो भी ऑल इन वन वगैरह की लैंग्वेज होती है, मैं समझा के देता पूरा।
हो गया बच्चों, लिख लिया? एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुमको। नहीं ठीक है, पहले मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा देता तुमको, उसके बाद देता हूँ। ओनियन फिजिक्स फ्रिक्शन, ओनियन फिजिक्स। Onion physics friction. ये देखना बच्चों, अभी उन्नति तय ध्यान से सुनना। अभी वापस से कंजर्वेटिव फोर्सेस ही है, मैं तुम बच्चों को ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, सीधा काम की बात बताता हूँ। अभी के लिए कंजर्वेटिव फोर्सेस है, कोई हीट का, साउंड का वगैरह वगैरह लॉस नहीं होने वाला है। यहाँ एक गोला था जो छोटी सी अपनी रफ्तार से जा रहा था आगे, पीछे से एक गोला आया, बहुत तेज रफ्तार थी उसकी, इतना फास्ट में आया, इसको धड़क मारा। ठीक है, दोनों के कोई ना कोई मोमेंटम थे, मोमेंटम लिखता आना चाहिए। पहले एक बार मोमेंटम की बात कर लेते हैं, सब बच्चे प्लीज बोर्ड पर ध्यान देना। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है? तो डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मोमेंटम लिखने में। अभी के लिए 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे अपन आई कैप जे कैप, पहले पहले अपन ने विषय निकाले वाले हैं समर में, 1 साल पहले। अभी अपन वो विषय नहीं निकालेंगे। मैं तुमको इतना बताता हूँ शॉर्ट में, 5 किलो है, 5 किलो है, 5 किलो है, और 5 किलो है। तो देखो क्वेश्चन, ये 5 किलो का घोड़ा इस डायरेक्शन में जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, 5 किलो का घोड़ा उस डायरेक्शन में जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, 5 किलो का घोड़ा इधर आ रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, और 5 किलो का घोड़ा नीचे जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से। और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। और आप बच्चों को बस मुझे बताना है मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला तो लर्न नहीं होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो भाई पहले केस में एलियन बाबा बताओ कितना मोमेंटम है? 10 क्या? 10 क्या? मास का क्या रहता भाई? वेलोसिटी का क्या रहता? तो क्या, kg/s। आ गया ये 10। अच्छा भाई, सोच समझ के कुछ बोला था, दूसरे का बताओ एलियन बाबा तुम्हें। 10 kg/s। अच्छा जी, ये आ गया। तीसरे वाले का बताओ एलियन बाबा तुम्हें। नहीं एलियन बाबा, इसका -10 हो जाएगा, ऐसा का इसका। उधर वेलोसिटी रही तो पॉजिटिव, इधर रही तो भी पॉजिटिव, लेकिन इधर रही नहीं तो नीचे रही तो निगेटिव। अब इधर हो गई ना, तो -10 kg/s। समझा केलियन बाबा तुमको? और ये वाले में बरोबर -10 kg/s। क्या तुम सब बच्चे मोमेंटम लिखते टाइम थोड़ा सा साइन कॉन्शियस रहोगे क्या? अरे भाई सुनो सुनो, साइन कॉन्शियस प्लस माइनस का ध्यान रखोगे क्या मोमेंटम लिखते टाइम सब बच्चे? ठीक है, इतना इतना भी के सिलेबस में ब्लू है, 4 क्वेश्चन। वो तुमको आई कैप जे कैप डायरेक्शन कुछ नहीं, इधर देखो। एक घोड़ा था, u1 वेलोसिटी से जा रहा था, दूसरा घोड़ा पीछे से बहुत फास्ट में आया, रफ कंदी सी टक्कर मारा वो दोनों, रफ कंदी सी। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। अब एक्चुअली अपन वो पूरा 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन अपन ने सब पढ़ के रखे वाला है, नोट्स में भी है अपने सबके, पर अभी अपने को विषय नहीं बढ़ाना है। तो अभी फिलहाल के लिए अपन इतना मानेंगे कि टक्कर हुआ इसमें, टक्कर के बाद में M1 वाला घोड़ा V1 वेलोसिटी से गया, और M2 वाला घोड़ा V2 वेलोसिटी से गया। अब देखो तुम एक बात ऑब्जर्व करोगे कि संकल्प भैया साला जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाते तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव साइन देते, और फिर जब खुद सॉल्व करने को देते तो क्वेश्चन ऐसे लिख के दे देते। तो कृष्णराज नेमाने को अगर पूछा जाए कि बता भैया ए की वैल्यू कितनी है, कितनी भैया कृष्णराज? प्लस, अरे भाई ए की वैल्यू कितनी है? वेरी रॉन्ग बेटा, वेरी रॉन्ग। √5 नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है? √5 नहीं, उसकी वैल्यू क्या है?
नहीं बेटा, +√5 ही नहीं उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू -3। आइस कैसे, मैं यही छोड़ कर देता ना, मैं किधर भी कुछ भी लिख देता। ऐसा शुरू शुरू में कष्ट होता है जो बच्चा पहली बार, हाँ जिसने भी अगर ये मान लो 7वीं मैच पढ़ा था, तो 7वीं में पढ़ते टाइम पहली बार उन्होंने गलत ही करा था, उसके बाद उनको ध्यान रहा ऐसे नहीं गलत करते रहते। तो मैं क्या कर रहा, मैंने दिखाया कि 9th स्टैंडर्ड में 4 टाइप के मोमेंटम तुम्हारे सिलेबस में है, पर मैं जानबूझ के जो सिखा रहा उसमें मैं हर बार फर्स्ट जैसा फोटो निकाल रहा, जो कौन से साइड में भाग रहा हमेशा, राइट, 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 राइट साइड में भाग रहा, उधर, 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 उधर ही भाग रहा, मैं जानबूझ के ऐसे सिखा रहा। तो तुम लोगों ने तान नहीं लेने का, ठीक है। देखो मेरा तो है तुमको येड़ा बनाने का, तुमने खाली इतना ध्यान में रखने का कि भाई अगर मोमेंटम कंजर्व हो रहा, जब भी वो होता कब वो कंजर्व कब होता, अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, और एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं रहने चाहिए, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स रहे तभी मोमेंटम कंजर्व होता। मोमेंटम इज ओनली कंजर्व इफ देर आर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसका प्रवचन अपन बहुत पहले सुन चुके हैं। तो मोमेंटम कंजर्व होता बोले तो क्या, बोले तो टक्कर होने से पहला जितना था मोमेंटम क्या रहता, मास इंटू वेलोसिटी, m1 का मास m1 है, उसकी वेलोसिटी u1 है, उसका मोमेंटम m1 u1, m2 का मास m2 है, उसकी वेलोसिटी u2, m2 इंटू m2 इंटू u2 वो उसका मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम, शुरू में का टोटल मोमेंटम जितना भी रहता, टक्कर से पहले का ये हुई टक्कर, टक्कर के बाद में भी उतना ही रहता, m1v1 m2v2, शुरू का मोमेंटम इज इक्वल टू बाद में का मोमेंटम, इतना ही रहता, सिंपल। देखो भाई सिंपल। तो अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते, देखो सब्जेक्ट, एक छोटा सा घोड़ा 5 किलो का भाग रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, उसके पीछे पड़ा था बंटी, बंटी की स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, बंटी बहुत फास्ट है, बंटी रपटे से उसको टक्कर मारा, टक्कर के बाद में बंटी डायरेक्ट उसको पकड़ा और बोला चल बेटा आज तो तेरा मर्डर कर दूंगा, डायरेक्ट धर लिया उसको। बोलो कितने से जाएंगे आगे, क्या रफ्तार रहेंगी, वेलोसिटी बताओ। 4 मीटर पर सेकेंड। 10 भाई साहब, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी 50, 5 2 सा, मास इंटू वेलोसिटी 10, इनिशियल है ना ये दोनों, टक्कर से पहले ना ये दोनों, टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम निकालो, 50 और 10 और प्लस प्लस है, प्लस का 50 प्लस का 10 है, यस, 50 और 10 60, इतना ही मोमेंटम रहना चाहिए टक्कर के बाद में का, टक्कर के बाद में 15, वेलोसिटी v मान लो 15 इंटू मास इंटू वेलोसिटी, 60 इज इक्वल टू 15 इंटू वी, वी की वैल्यू 4 4 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है भैया। नहीं भाई हमारे स्कूल में तो बंदूक का क्वेश्चन करा था, देखना बेटा कौन सा वो हार्ड लगे, कौन सा वो क्वेश्चन हार्ड है। देख बेटा छोटा सा कोई एग्जांपल ले लेते, पिछले क्वेश्चन में तो भगवान की कृपा है एकदम क्लीन आंसर आ गया भैया, मैं तो नींद में आधा, मैंने कौन तो पहले दे दिया ना, अच्छा आंसर आ गया, मैं भी खुश हो गया। देखो भाई ये थी बंदूक, बंदूक थी डायरेक्ट 5 किलो की, उसमें थी गोली, गोली का वजन एलियन जितना था 50 ग्राम, एक गोली, गन शॉट डायरेक्ट, हेड शॉट, शॉट गन, हाँ ना गन शॉट क्या कर रहा है, शॉट गन, 50 ग्राम की गोली, समझ रहे, तो मौसम भी जितनी गोली निकल डायरेक्ट गंदी सी, एक एप्पल जितनी गोली डायरेक्ट थोबड़ा फूटेगा सामने वाले का, धुरंधर के संजू बाबा जैसा, SP असलम चौधरी। तो ये 50 ग्राम की गोली, ये रफ कंदी से फायर हुई भैया, क्रेजी 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो तुमको बताना है, ध्यान से सुन लेना, तुमको बताना है कि इस बंदूक को पकड़ा हुआ जो एलियन है, एलियन ने पकड़ा हुआ था इस बंदूक को, उसका एलियन का खुद का वजन था 25 किलो, 25 किलो। एलियन जिसके हाथों में ये बंदूक घट्टा पकड़ी गई है, घट्टा छोड़ता ही नहीं है वो, एलियन ने जैसे धक्कन ट्रिगर चलाया और 50 ग्राम की गोली 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकली, तो बंदूक और बंदूक को पकड़ा हुआ एलियन गिर के पीछे गिर गया। कितनी रफ्तार से एलियन विद द बंदूक पीछे गया, ये तुमको बताना है। वॉट वॉज द स्पीड ऑफ एलियन होल्डिंग द बंदूक, हाथ में हमेशा बंदूक थी, फॉलिंग बैक, फाइंड आउट। 25 किलो का एलियन, 5 किलो की बंदूक, 50 ग्राम की गोली। अब कुछ घटना घटने से पहले सबका मोमेंटम निकालो, घटना घटने के बाद सबका मोमेंटम निकालो। घटना क्या घट रही, एलियन ने गोली चला दी, पूरे लासूर में खबर आहे, पंकज शेटचं पोर लोक मारून राहिलं फटाक्यासाठी। 1/6 मीटर पर देखते हैं, निगेटिव है भैया, -1/6। ओके देखते हैं।
हो गया। आया क्या बच्चों? देखो, घटना घटने से पहले कितने लोग थे मौका वारदात पर? बंदूक थी 5 किलो की, रफ्तार थी 0, मास इंटू वेलोसिटी। गोली थी 50 ग्राम की, यानी 0.05 किलो की, स्पीड थी 0। घटना घटने से पहले गोली तो बंदूक के अंदर थी, शांत बैठी हुई थी 0 रफ्तार से। एलियन था 25 किलो का, किधर कुछ नहीं जा रहा था, खड़ा था एक जगह, रफ्तार थी 0। घटना घटी, 0.05 किलोग्राम की गोली 100 की रफ्तार से, +100 की रफ्तार से रप कंदी से आगे गई। 25 किलो की गन, जिसको 5 किलो का एलियन थामा हुआ, और 5 किलो की गन जिसको 25 किलो का एलियन थामा हुआ था, वो दोनों दोनों वी रफ्तार, कॉमन रफ्तार, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा है, कसम खा रखी 7 जन्मों तक एक दूसरे को नहीं छोड़ने की। ठीक है, वो दोनों के दोनों वी रफ्तार से किधर तो भी गए, आगे गए पीछे गए, मालूम नहीं, सॉल्व करके आएगा। हालांकि शुरू में का टोटल मोमेंटम है 0, और बाद में 100 × 0.05 पाए प्लस 25 वी और 5 वी, 30 वी। वी की वैल्यू आ गई -5/30, -1/6, -1/6 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर, -1/6 मीटर पर सेकेंड। मैं -1/6 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो -100/6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाए। दो से अगर काट दूं तो -50/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाए। 50/3 को थोड़ा सॉल्व कर दूं तो -16.66 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि एलियन 1 सेकेंड में 16 सेंटीमीटर, लगभग लगभग 16-17 सेंटीमीटर डायरेक्ट पीछे गिरा, 1 सेकंड में। इस स्पीड से वो छूटा, वो और बंदूक हाथ में की। गोली गई आगे, एलियन और बंदूक गए पीछे, दोनों गए पीछे। मैंने दोनों बोला था ना तुमको, मैंने बोला तो दोनों के दोनों उड़ के जा रहे हैं। तो दिस वाज हाउ द क्वेश्चन नीड्स टू बी डन। समझ आया क्या सबको? देखो, किसी को नहीं आया तो पूछो। ये था टोटल इनिशियल मोमेंटम, और बाद में लिखा हुआ था टोटल फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम निकालना बड़ा आसान है, मास इंटू वेलोसिटी, जिसका मास इंटू उसकी वेलोसिटी। शुरू में का मोमेंटम सबका इज इक्वल टू बाद में का मोमेंटम सबका। और ये मोमेंटम का कंजर्वेशन हम सिर्फ तब कर पाते हैं जब एक्सटर्नल कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स मौका वारदात पर मौजूद नहीं रहना चाहिए। हम ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब इंटरनल फोर्सेस हो, और वो भी कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस हो। लिखना है तो लिख लो भाई। यस। चलो भाई, हो गया क्या सबका? चार्टे की कब एग्जाम? 17? परसों? परसों से है ना फाइनली? 18? 2 दिन और। पहला पेपर साइंस की मैथ्स? मैथ्स कल परसों मैथ ले लूंगा 2 दिन और। कुछ डाउट हो तो भेज देना, क्लास में डिस्कस करा लूंगा। और अगर नहीं आए किसी के भी डाउट्स तो फिर सर्कल अपना चल रहा है स्टेट बोर्ड से, वो वाला निपटा दूंगा मैं। भला ये हो गया। लू के आगे? हाँ, अभी मैंने ये पढ़ा है, अब उन्नति दीदी का डाउट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो वाला ले रहा हूँ। हो गया सबका? एक बार देख लो, फिर एक मिक्स्ड 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा 2। उन्नति ताई, मोटा मोटा कहूँ तो आपके सिलेबस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी आपके, आप बच्चों के सिलेबस में इतनी ही है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो उन्नति ताई,
एक बॉल है, वो गच्ची पे गया, उसको आत्महत्या करनी है, लेकिन आत्महत्या करने से पहले वो इंस्टा पे स्टोरी लगा रहा है। ठीक है, किसके किसके वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। तो अभी वो गच्ची पे खड़ा ही है, उसने उड़ी नहीं मारी, उसके पास कोई रफ्तार नहीं है। इनफैक्ट उसकी उसकी रफ्तार अभी कितनी है बेटा, इनिशियल रफ्तार 0। पर उसके पास एक ही चीज है, कौन? हिम्मत नहीं, हाइट। ठीक है, उसके पास हाइट है बेटा, हाइट। तो जब वो उस हाइट पर खड़ा है, उधर से वो दुनिया को देख रहा है और मस्त इंस्टा स्टोरी लगा रहा है, तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है mgh। लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्योंकि हाफ इंटू मास इंटू जीरो का स्क्वायर हो जा रहा है, 0। ये उसकी रफ्तार है। इंस्टा की स्टोरी लगाने के बाद और अपनी मम्मी को एक बार आखिरी वीडियो कॉल करके, माँ मैं तेरे पास आ रहा हूँ माँ, क्योंकि उसकी मम्मी पहले ही चली गई थी बेटा वहां पे। ठीक, फोन लगता ही नहीं था मम्मी का, फिर भी वो कोशिश करते रहता था, डिप्रेशन में था बेचारा, वो उड़ी मार दिया। हैप्पी था वो, हवा में था तब तक। ठीक है, अब उसकी हाइट कितनी हो चुकी थी? मान लो जमीन से एक्स थी, मान लो जमीन से एक्स ऊपर थी, तो अब उसकी mg, हाइट, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। जब उन्नति बेटा वो अभी हवा में है, वह बालक अभी हवा में है, तो उसका मास तो बदला नहीं। वहां से वहां 10 सेकंड में आता है, तो उसके बॉडी का जितना भी मास है, मास तो मास रहा, ग्रेविटी तो ग्रेविटी ही है। और हाइट, वो तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट फ्रॉम द जमीन, हाइट ऑफ द बिल्डिंग नहीं जहां से वो उड़ी मारा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, वो तो एक्स है। और बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी ना कितनी तो भी हो गई है उन्नति जी, ½ mv² हो गई है जी। और हमको बोला जा रहा है उन्नति जी कि चलो इसकी वेलोसिटी ढूंढ के बताओ यहाँ पर, बताओ वो कितनी वेलोसिटी है इसकी, ऐसा अपने को बोला जा रहा है, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। तो उन्नति जी आपको ये बात समझनी है केवल कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का उड़ी मारने से पहले जो एडिशन रहता है, हवा में किधर भी किसी भी पॉइंट पे बीच में उतना ही एडिशन रहता है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के एडिशन को उन्नति जी मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और किसी भी पॉइंट पे बाद में फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होते हैं बेटा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये इक्वल होते हैं बेटा। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं और आपको v ढूंढने में हेल्प करूं, तो शुरू में हमारे पास एनर्जी थी mgh प्लस काइनेटिक तो थी 0, और अब पोटेंशियल हो गई है mgx और काइनेटिक हो गई है ½ mv²। v की वैल्यू ढूंढनी है हमको, v नहीं जानते हम, बाकी सब जानते हैं। तो m को इधर फेंको, mg कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा h - x उन्नति बेटा, और इधर बचा ½ mv²। हाफ को ऊपर फेंको, हाफ अगर ऊपर आ गया उन्नति बेटा तो ऊपर आ जाएगा, और m को नीचे भेजो, वो m नीचे आ जाएगा। क्या ये = v² रहेगा? क्या m के m कट जाएगा बच्चों, समझ आ रहा है क्या तुमको? और रूट में 2gh - x, ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये तो बेटा बस कैलकुलेशन का पार्ट है, वो तो कोई भी बच्चा कर लेगा। इतना तो कोई खिचड़ी वाली चीज 9th के सीबीएसई में दे करके भी नहीं रखी है। 9th सीबीएसई में इतना गाउटी प्रश्न आता है, वो बोलता है कि एक बार की बात है, कृष्णा पवार को कंटाल के कृष्णा पवार ही चले गया छत पर, वहां से वो उड़ी मारा। जब वो उड़ी मारना शुरू किया न्यूट्रल बेस, तो उसकी जमीन से हाइट इतनी ज्यादा थी कि उसकी उस समय पे पोटेंशियल एनर्जी 100 थी। ठीक है, पोटेंशियल 100 थी, काइनेटिक 0 थी। कुछ देर बाद कृष्णा पवार आगे आगे बढ़ा, मतलब उसकी बॉडी, अब वो तो नहीं बढ़ रहा था आगे, उसकी बॉडी बढ़ रही थी आगे आगे, वो कुछ कर नहीं सकता था। अब जो करना था ग्रेविटी करने वाली थी, तो उसके बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी हो गई थी 80। तो बताओ काइनेटिक कितनी? और कुछ देर बाद कृष्णा पवार जमीन को, अपनी भारत माता को एक बार आखिरी सलामी देने वाला था। ठीक है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना चल रहा था, देखो मिलने वाला था। तो टकराने से जस्ट पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, क्योंकि हाइट फ्रॉम द जमीन तो ऑलमोस्ट 0 हो गई ना, तो पोटेंशियल 0 हो गई थी उसकी। पोटेंशियल एकदम जमीन में जैसे ही मिट्टी में मिल जावा शुरू ही हुआ, मिल जावा, तो पोटेंशियल तो 0 हो गई, क्योंकि हाइट फ्रॉम ग्राउंड ही 0 हो गया। तो काइनेटिक कितनी हो गई? तो बेटा उन्नति जी आपको केवल इतना करना है, संकल्प भैया ने बोला कि पोटेंशियल और काइनेटिक का एडिशन कांस्टेंट रहता है, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक 100 प्लस 0 100 ही है बेटा। तो 80 प्लस क्या करेंगे, हवन तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे जो 100 होगा, 80 प्लस 20 करेंगे। तो 20 क्या आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब आपको बस बच्चों, 9th के बच्चों, इतना ध्यान रखना है कि आपकी स्कूल आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ रही है कि आपकी स्कूल बड़ी चूल में आके आपको वेलोसिटी पूछ रही है। अगर आपकी स्कूल थोड़ी ज्यादा ही सक्रिय हो जाए, बहुत ज्यादा फॉर्म में आ जाए
और बोल दे बच्चों बताओ इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, अरे तो काइनेटिक एनर्जी आ गई ना। कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी? 20 आ गई। तो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वेट कर दो, मास तुमको 100% दिया होगा, हाफ तो दिया ही है, वेलोसिटी निकल आ जाएगी कितनी है। बात समझ आई? और मैंने तो जनरल सॉल्व करके बाजू में बता ही दिया, रूट में 2g(h-x) लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो इधर आएगा 20, और अगर नीचे पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल हो गई 0 तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी? 100। बात समझ आ रही क्या? देखो, ये होता है जिसे उन्नति था, इतना ज रहता तुम्हारे सिलेबस में। अब मैं एक क्वेश्चन दूं क्या, जिसमें मैं, हाँ पहले मैं बिट बाय बिट देता हूँ तुमको। दू, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आता है तुमको? साइन कॉस का मतलब सामने वाला अपॉन हाइपोर, चिपके वाला अपॉन हाइपोर, लिखा गया। रितुल भाऊ किधर है तू? इंडिया पाकिस्तान में लग गया क्या? आज बेटा, विराट कोहली एक मैच में इंडिया पाकिस्तान में, अरे रिटायर होगा ना, क्या देख रहा तू? चलो, कितना सपोर्ट करेंगे आरसीबी को? स्टैम्पीड हो जा रहे हैं बेटा उधर। तुम्हारी सरकार तो विराट कोहली पे केस मार दे रही। क्लास में ध्यान दे बबुआ। काय मग महाशिवरात्रि कसं चालू आहे? मनाते है कि नहीं रितुल? मनाते हैं ना? नहीं यार भाई, निकलना बाहर इंडिया पाकिस्तान से। बनाते हैं। इंडिया पाकिस्तान ही चला आज। ये लो क्या, आगे लो क्या। एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ तुमको, नहीं नहीं मैं क्या दिखा, तुम करो। एक 20 मीटर लंबी डोरी थी, जिससे कुछ बच्चों ने सोचा कि वो अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। झूलते झूलते हंसते खेलते वो इस दुनिया से चले जाएंगे। उनके घर वाले उनको बचाने के लिए आए, इसलिए बच्चे थोड़ा सा पीछे होके जोर से आगे भागे। बच्चों का साइंस बड़ा कमजोर था, उनको लगा बच जाएंगे घर वालों से। उनको क्या पता था कि रस्सी ऐसी लंबी लंबी नहीं होती, रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रहती है। तो जैसे ही वो इधर भागेंगे, टेंजेंशियलिटी के वजह से वो 60 डिग्री एंगल ऊपर उड़ गए। 60 डिग्री एंगल ऊपर उड़ गए भाई साहब, ऊपर। नहीं मुझे भी नहीं पता कितना उड़ गए। अच्छा जान दो, 60 डिग्री उड़ गए। ठीक है, और वहां पे जाके बाजू में एक झाड़ था, जिस झाड़ पे पवार बाई का भूत बैठा रहता था। पवार बाई के भूत ने बच्चे को पकड़ लिया। बच्चे को फांसी हो गई। घर वाले नीचे रो रहे थे, छोड़ दो हमारे बच्चे को, छोड़ दो। पवार बाई का भूत हंस रहा था, जो कि घर वालों को नहीं दिख रहा था। पवार बाई करे, पवार बॉय का नहीं। पवार बाई का भूत हंस रहा था। बॉय अपनी सांसें छोड़ चुका था। घर वाले रो रहे तो कम से कम हमारे बच्चे की लाश तो हमें दे दो। कैसे से एग्जाम्पल ले रहा हूँ यार मैं। आय हाय, ट्विटर अनइंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे लिए। हाँ, तो उन्होंने, वो पवार भाई ने, भूत ने बॉय को छोड़ दिया वहां से। 60 डिग्री का एंगल, 20 मीटर लंबी रस्सी थी, वाले का ध्यान रखना। 20 मीटर लंबी रस्सी थी, वहां से बच्चे को छोड़ दिया। बच्चे के घर वाले, ध्यान से सुनना, और बच्चे का मांस कितना था? बच्चे का मांस था 30 किलो। थोड़ा सा खाता था वो घर का। ठीक है, ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते थे उसको। गया तो गया, हमारे घर को भूत लेके गया, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते थे उसको। उसके घर वाले यहाँ पे खड़े थे उसको पकड़ने के लिए, प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दो। अब बच्चे को पावर बाई ने छोड़ा। जैसे कि तुम इमेजिन कर ही सकते हो कि बच्चा बड़ी रफ्तार से आएगा। तुम्हें बताना है कि जब वो अपने बड़े भाई, जिसका नाम अपन मान लेते हैं डैनिश, मान लो अभी के लिए, डैनिश भाई, ये एलविश भाई, ये डैनिश भाई। तो एलविश भाई 30 किलो के जब अपने भाई के हाथों में आने से जस्ट पहले, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एलविश भाई की लाश की स्पीड कितनी होगी, ये तुम्हें निकालना है।
दूसरा, अगर डैनिश भाई का मास मास ऑफ डैनिश भाई भी 30 किलो है, 30 किलो, नहीं 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 नहीं, अगर उनका मास है 60 किलो, 60 किलो, डैनिश भाई का, बड़े भाई थे ना वो, डैनिश भाई जैसे कोई भाई नहीं था, अलग मामले था। देख, तो डैनिश भाई को जैसे ही एल्विश भाई की लाश टकराएगी, तो डैनिश भाई उस लाश के साथ उसको पकड़ के झूला झूला खेलते खेलते कितने ऊपर तक चले जाएंगे, ये भी तुम्हें बताना है। टिल व्हाट हाइट, ये मानकर कि यही जमीन है, ये मानकर कि यही जमीन है, दिस इज ग्राउंड। सेकेंड चीज जो तुमको पता नहीं है, वो पता नहीं हाइट कितनी होगी, हाइट किस हाइट तक जाएगा बॉल। फर्स्ट वाला टू फाइंड वेलोसिटी इज वेरी इजी, सेकेंड वाला इज थोड़ा टफ, थोड़ा टफ लेकिन डूएबल। एल्विश भाई आए, डैनिश भाई की हाथों में आने से पहले उनकी रफ्तार कितनी थी, और जब डैनिश भाई ने एल्विश भाई की लाश को पकड़ लिया और झूला झूला खेलने लगे, तो वो कितनी हाइट तक ऊपर गए। त्या सुलतान काय आणि पुढचं काय हे जे आक्रमक देशावरती हो गया।
भैया वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकंड और हाइट 10 मीटर है क्या? आंसर तो मुझे नहीं मालूम भाई, निकालते हैं, रुको 1 मिनट। वेलोसिटी कितनी बताई थी? 10√2। बरोबर, 10√2 तो सही है। देखो बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन था रे बाबा, थोड़ा सा तुम डर जाते हो बस। ये रही जमीन, ये रहे एलविश भाई, और एलविश भाई 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे, 20 मीटर लंबी रस्सी है। थोड़ा सा इतना काम करो, एलविश भाई को यहाँ जोड़ दो 90 डिग्री पे, तो ये एंगल 30 डिग्री। कभी ऐसे सुना है, देखा है, समझा है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ट्रायंगल, 30 के सामने क्या रहता है? याद है? 60 के सामने क्या रहता है? याद ही नहीं तुमको। और 90 के सामने क्या रहता है? खुद को भी बता लेंगे। दो का क्या हो गया? 20। एक का क्या होगा? 10। तो ये लालम लाल साइड कितनी है? 10। और पूरी हाइट कितनी थी जमीन से? यही रस्सी जब नीचे आएगी तो यही काली काली रस्सी यही तक आएंगी ना, नीचे तक, 20 की। तो एलविश भाई को पकड़ लिया जब पवार ताई ने, तो वो कितने हाइट पर है? 10 मीटर की हाइट पर है। तो वहां उनके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन काइनेटिक है क्या? नहीं। पोटेंशियल है तो कितनी है? मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, हाइट 10 मीटर है। और मास देख लो, मास तो उनका दिया वाला है ना, 30 किलो। मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, 30 इंटू 10 इंटू 10, कितनी एनर्जी हो गई? 3,000। काइनेटिक कितनी? हाफ इंटू मास 30 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। पावर भाई छोड़ीश नहीं रही, रफ्तार ही जीरो है। पावर भाई बोल रही 3, 2, नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती, पकड़ के रख रही है, घर वालों के मजे ले रही है, वो डैनिश भाई के मजे ले रही है। 30 इंटू 10 इंटू 10, उसकी एनर्जी कितनी वहां पे? 3,000। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों मिलके कितनी है? 3,000। तो जब वो नीचे आएगा, देखो यहाँ आएगा, और उसको पकड़ने के लिए डैनिश भाई तैयारी है। अब डैनिश भाई को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, जब आई आया ही है एलविश भाई नीचे, जस्ट आया है अभी, अभी इतने इतने में आया है। ध्यान से सुनो सब जन, ब्रेकिंग न्यूज, एलविश भाई आए नीचे, पवार भाई का खौफ मिटा। तो जब वो नीचे आए, तो अब नीचे आने के बाद उसकी जमीन से हाइट कितनी रह गई? जीरो। पोटेंशियल कुछ रही क्या? नहीं। अब जो भी है वो क्या है? काइनेटिक है। नीचे आने के बाद उसका मास कितना रहा? ऊपर लटका था तब मास कितना था? 30 किलो। अभी नीचे आया तो 30 किलो। हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या ये काइनेटिक एनर्जी पूरी? क्योंकि नीचे तो कोई पोटेंशियल, मास इंटू ग्रेविटी इंटू एम जी, ये चीज जीरो है, पोटेंशियल है, बची नहीं है। तो जो बची, अब शुरू में, सब शुरू में कितनी एनर्जी थी पूरी मिलके? 3,000। क्या वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में? समझ आ रही क्या मेरी बात? 30 जा 30, 100 जा, V² = 2 इंटू 100, 200। वी की वैल्यू 10√2। समझ आता है क्या बच्चों? चेक करो। वेलोसिटी की वैल्यू 10√2। अब क्या होने वाला है? अब थोड़ा हार्ड पार्ट है, अब थोड़ा सा हार्ड पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना। 10√2 की रफ्तार से आया हुआ एलविश भाई टकराएगा, खड़ा है डैनिश भाई, जो 0 मीटर की रफ्तार से, 0 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। डैनिश भाई किधर ही कुछ नहीं कर रहे थे, वो बस वही खड़े थे। एलविश की 30 किलो का मास, एलविश का रफ्तार है 10√2 उस दिशा में। डैनिश भाई का मास है 60 किलो, रफ्तार है 0 मीटर पर सेकंड, कौन सी भी दिशा में नहीं, क्योंकि है ही नहीं। दोनों जन धड़ सब
एकदम झूला झूला खेलने लग गए, मतलब डैनिश भाई एलिश भाई की लाश पे बैठ गए, झूला झूला खेल रहे हैं। तो 30 किलो और 60 किलो मिलके कितने हो गए? 90 किलो, 90 किलो। जिस भी हाइट पे पहुंचेंगे, यहाँ पे उनका कंबाइंड मास 90 किलो होगा क्या? चेक करो, 90 किलो होगा क्या? अरे सारे बच्चे ध्यान से देखो, समझ रहा है क्या तुमको? ठीक है। अब बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चों को यहाँ पे मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि एक 30 किलो का घोड़ा है, 10√2 की रफ्तार से आ रहा है। एक 60 कलर का खोखा है, 60 किलो का खोखा है, 0 रफ्तार से बैठा है। दोनों एक दूसरे में चिपक गए, 90 किलो के घोड़े बन गए। बताओ उनकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? घटना से पहले, घटना के बाद। मोमेंटम लिखो, घटना से पहले मास इंटू वेलोसिटी, 30 × 10√2, 300√2। प्लस मोमेंटम लिखो, मास इंटू वेलोसिटी, 60 × 0, 0 इज इक्वल टू मोमेंटम लिखो 90 × v, 90v। v की वैल्यू हो गई 300√2/90। 30 के टेबल में आते दोनों काटो, 30 × 10 = 300, 30 × 3 = 90। वेलोसिटी उतनी हो गई 10√2/3। बात समझ आ रही क्या? और समझ आ रही क्या? अब ध्यान से सुनना। अब ये 90 किलो का घोड़ा, जिसके पास तेरी मिट्टी में मिल जावा के अलावा और कुछ नहीं है। मिट्टी में मिल जावा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जमीन के पास है, मिट्टी के पास है, इसके पास हाइट नहीं है। हाइट नहीं है तो कौन सी एनर्जी नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन स्पीड है 10√2/3, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसके पास में काइनेटिक एनर्जी है। और थोड़ी ही देर बाद इसकी ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाके, इसकी जब रफ्तार जीरो हो जाएगी, रफ्तार जीनल जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में तब्दील हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वहां जाके कितनी है? mgh 90 × 10 × h। h नहीं मालूम ना जमीन से कितना ऊपर है, वही तो पता करना है। 90 × 10 × h, 900h इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालते हैं जीनल काइनेटिक एनर्जी? क्या मल्टीप्लाई करके कैसे निकालते? बोलो, क्या लिखू काइनेटिक एनर्जी? हाफ 90, 10√2/3 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, ठीक है 2। और बाई 3 का, 3 का स्क्वायर नहीं होगा? वो सब बोलने का 9। देखो सब बच्चे, 9 × 1 = 9 × 10 = 10 × 10 = 1000। दो दो काट दो। h इज इक्वल टू 1000, ये इधर 900 बैठा था बेले, ये आगे नीचे। h हो गया 10/9। अरे समझा क्या? चेक करो भैया, 1.1111111 मीटर। समझा क्या? इतने हाइट तक डैनिश भाई और एलविश भाई ऊपर जुड़ गए। आंसर आया 1.11 बार मीटर। और इधर स्पीड का आंसर आया जी 10√2 मीटर पर सेकेंड। कुछ लिखना है क्या बच्चों तुमको? देखो कुछ लिखना होगा तो लिख लो भैया, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। क्वेश्चन तो लिख लिया था ना? ये कुछ लिखने का है तो लिखो फिर। पहले वो 90 डिग्री का ट्रायंगल ड्रॉ किया, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, डॉट 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 डॉट।
डन। ये वाला पेज लिख लिया क्या सबने? हाइट किती आली होती रे भाऊ तुझी अजिंक्य? 10/9च आली होती का? 10 आती भैया। तू बिना मोमेंटम कंजर्व करे उसको आगे भेज दिया था डायरेक्ट ऊपर। एलविस हाँ भाई को शायद। झूला झूला खिला रहा था ना तू। ऐसे नहीं करने का भैया, डैनिश भाई की बारी। तुम बचपन में तुमको झूला झूलने का चांस नहीं देते, तुमको रोना आता था ना। नागपंचमी को सब बड़े बड़े बच्चे खेलते थे वो, तुमको नहीं लेने देते थे। साइड में सर को भागते जाते थे मम्मी के पास, मम्मी बोली उसको चांस नहीं दे रहा। हो गया। अरे हो गया क्या भाई? दूसरा क्वेश्चन तू क्या एक था? एक मोमेंटम कंजर्वेशन और ऐसी एनर्जी कंजर्वेशन का मिक्स क्वेश्चन देता। ध्यान से सुनना। पर क्या घटना क्या हुई वो भी बोलूंगा मैं। एकदम स्मूथ घसरगुंडी थी, एकदम स्मूथ, खतरनाक स्मूथ। जमीन से 15 मीटर ऊपर ऊंचाई तक एक बच्चा था एलियन। एकदम स्मूथ घसरगुंडी थी और जमीन भी एकदम स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं, नो फ्रिक्शन। घटना क्या घटी कि एलियन सटका। और घटना खत्म कब हुई? जब एलियन ने इस घसरगुंडी से अपना नाता तोड़ दिया। ठीक है, और एलियन अपनी राह पर निकल पड़ा। घुस। एलियन था 5 किलो का, घसरगुंडी थी 20 किलो की। एलियन था 15 मीटर दूर, सुपकन दिशा आया। और यह एंड 3 मीटर ऊंचा था। यहाँ से सुपकन दिशा निकल गया। बात समझ आ रही क्या? शुरू में एलियन की स्पीड कितनी थी? 0। बाद में एलियन की कितनी तो भी स्पीड थी? V। जितनी स्पीड से वो छूट के निकला सुपकन दिशा, तुमको वो रफ्तार भी पता करनी है। और फिर ये 20 किलो की घसरगुंडी जो कि एकदम चिकनी चिकनी सतह पर रखी हुई है, ये भी उधर चली गई, इसकी भी रफ्तार तुमको पता करनी है। V1 और V2, ये दो आप बच्चों को पता करने हैं। एलियन ने घसरगुंडी छोड़ी तब उसकी रफ्तार कितनी थी, और एलियन छोड़ के गया उसके बाद घसरगुंडी की दूसरी तरफ जाने वाली रफ्तार कितनी थी? देखो तुमसे होता है क्या बच्चों? कैमरा ऑन करके बैठो तो। इसी एड़े चले मत क्या करो, भरोसा नहीं होता फिर। मेरे को लगता है तुम लोग क्या चैट जीपीटी वीपीटी
जेमिनाई भी मैंने मार रखा। भैया 4√15 और √15। देखते ही जी। शुरू में एलियन धरती से कितने हाइट ऊंचा है, तब वो क्या, वो भाग रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। पर क्या वो जमीन से थोड़ा बहुत ऊंचा है, कितना ऊंचा है, उसकी पोटेंशियल कितनी है। 750 मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास 5 किलो, ग्रेविटी 10, हाइट 15। 5 × 10 × 15, 750 उसकी एनर्जी है, बरोबर। लास्ट पॉइंट पे जब वो आया नीचे, घसरगुंडी के शेवट के पॉइंट पे, क्या जमीन से कुछ हाइट है, तो क्या उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, कितनी रहेगी। मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास कितना है एलियन का, 5। ग्रेविटी कितनी है, 10। अब उसकी जमीन से हाइट कितनी है, बोलो ना। इतना बहुत घबराते हो यार तुम लोग, गलत हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, टेंशन मत लो। मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट कितनी एलियन की अभी नीचे के पॉइंट पे, बताओ। समझ रहा है, 150। 750 से एनर्जी 150 हो गई, मतलब कितनी कम हो गई, 600। अब एनर्जी साउंड में नहीं गई, हीट में नहीं गई, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन तो था नहीं। तो फिर गई तो किधर गई, काइनेटिक बन गई। कितनी एनर्जी काइनेटिक बन गई, 600 वाली एनर्जी काइनेटिक बन गई। तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 600। हाफ इंटू 5 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 600। हाफ उधर जाके 600 से मल्टीप्लाई हो गया, वो हो गया 1200। 5 गया डिवीजन में, वो हो गया 240। 240 जो है वी का स्क्वायर है, वी आ गई √240। थोड़ा सा लिखो बच्चों, आ जाएगा तुमको। वेलोसिटी भैया आ गई फोर रूट रूट टू फिफ्टीन और फोर्टी √15। 250 बाहर निकल, 240 बाहर निकलता है क्या। 4√15। 4√15 हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी उसकी वेलोसिटी, केवल उसकी वेलोसिटी वहां पर। और अब देखो, अब घटना क्या गई, ये एकदम एक गन के रिकॉइल के जैसा है, कि बुलेट यानी एलियन निकल के आगे चलेगा कितने तो भी रफ्तार से, तो बंदूक जिसका मानते हैं वो कितने पीछे जाएगी, क्योंकि पहले तो बंदूक रुकी हुई थी जगह पे, जुपकंदी से एलियन निकल के गया, तो बंदूक कितने पीछे जाएंगी। इनिशियल मोमेंटम, घटना घटने से पहले
कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है? सोचो सोचो सोचो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 750, काइनेटिक एनर्जी है 0। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है 150। तो एडिशन 750 बने रहने के लिए काइनेटिक को होना पड़ेगा 600। लेकिन काइनेटिक रहती क्या है, वो रहती हाफ इंटू ऑब्जेक्ट का मास, एलियन का मास 5 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बच्चों वेलोसिटी आएगा √240। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना, 16 × 15 है वो, तो 16 बाहर निकल के 4 बन जाएगा, √15 बच जाएगा अंदर। ये आ जाएंगी तुम्हारी वेलोसिटी। एलियन भाई, बुलेट की रफ्तार यानी आपकी रफ्तार थी 4√15। आप थे 5 किलो के, 5 किलो की गोली सुपुक कर उधर गई। तो बताओ 20 किलो की बंदूक इधर कितने से जाएगी, क्योंकि दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 है। दोनों भी शुरू में रुके थे, एक ही सिस्टम में थे। तो बोले नहीं नहीं भैया, गोली तो निकल रही थी अबे। तो बंदूक में भी जब अपन गोली फायर करते तो गोली फायर होने के बाद जो उसकी वेलोसिटी रहती वो उसकी फाइनल वेलोसिटी रहती ना गोली की। पहले तो गोली रुकी हुई रहती है ना हमेशा, देख ही सकते हो तुम। यहाँ रुकी हुई थी ना गोली, है ना। बंदूक के भी तो नोजल में से चल के आती है ना गोली फायर होने के लिए बाहर, और फिर हवा में झुपकन जाती है। तो इनिशियल मोमेंटम ही 0 है बेटा। फाइनल मोमेंटम कितना है, 5 × 4√15 प्लस 20 × V। 5 × 4 20, 20√15 उधर जाके -20√15 इज इक्वल टू 20 V। V इज इक्वल टू -√15 मीटर पर सेकेंड। यानी आपला जो गोळ्या है, ये जो घसरगुंडी है, ये -√15 से, यानी कि √15 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट साइड में खिसकेगी। क्या बच्चों तुमको ये बात समझ आई क्या? देखो चेक करो, मैंने तो वही मोमेंटम का कंजर्वेशन गन का रिकॉइल लगा दिया भाई वापस से। तुम चेक करो, तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, मैंने ये 2 4 क्वेश्चन कराए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम का कंजर्वेशन, और उसके अलावा कुछ तो भी और कुछ पूछना है तो पूछो। और कुछ पूछना है तो पूछो, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर नहीं तो आवरने का क्या, एंड करने का? कितने साइड का है पॉलीगॉन? तो तेरे को सिखाया वाला नहीं फॉर्मूला, याद कर ध्रुव नोट्स में से। चल, पहले खुद के नोट्स से रेक्टिफाई करना, फिर लाना मेरे पास में, बहुत ज्यादा बार होने वाला है। पहले ढूंढ के ला, फिर determine the smallest side of a plane mirror which will enable to see a man of 1.8 meter to see his full image। आधी साइज की लगती है, 0.9 मीटर, हाफ। नाइन्थ स्टेट बोर्ड में प्रूफ दिए बना है, 3rd पेज पे लाइट पे। भैया इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लगता ना हाउ? उस प्रूफ में? यस, पढ़े वाला है वो अपन ने। बोलो। डेरिवेशन नहीं, डेफिनेशन है। हाँ नहीं नहीं, डेरिवेशन है। बोलो क्या? वो वाला कहाँ से आता? हाँ, उधर से डेरिवेशन आता है उसका। वो देखो ऐसा है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन है ना। V² - U² इज इक्वल टू 2AS है। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? क्या वो V² - U² अपॉन 2A है? सॉरी 2S है, 2S। समझ रहा है? पक्का? ए की वैल्यू उठा के इधर रख दो, F इज इक्वल टू मास इंटू ए। ये ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू उठा के ए की जगह रख दो यहाँ पे, V² - U² अपॉन 2S। इसको ऊपर फेंक दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
मास अपॉन 2 और ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। जी नलता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कुछ ध्यान नहीं, वर्क डन और हाफ मास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ गया। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम v स्क्वायर माइनस हाफ एम u स्क्वायर में से हाफ एम कॉमन ले लिया तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बचेगा ना। हाँ क्या? और वो इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मान लो। अरे बाप रे। और बच्चों कुछ नहीं? डन। एंड करूँ क्लास की रिकॉर्डिंग? जल्दी छोड़ रहा हूँ बाप रे, 4 मिनट पहले, वो भी उसी ने 10 मिनट चालू करके आज। कल से बोलो, कुछ है क्या? केमिस्ट्री वैलेंसी कोई है क्या? और क्या रहता 9th के सिलेबस में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल, इनर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल, कोर शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, नील्स बोर, रदरफोर्ड, मोल कॉन्सेप्ट। मोल तो पता भी नहीं है कि नहीं। ठीक है जी, डन।